डिस्कस करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। और कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एज द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है ना, ठीक है। इसकी ज़रा पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं डायग्रामेटिकली, फिर इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमारे हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस था, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जब सिंथेसाइज होता है इन द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, फिर इसके एक्सॉन्स या ट्रैक्ट्स इस हार्मोन को नीचे लेके आते हैं और स्टोर कर लेते हैं किस जगह पे? एहतिशाम, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे स्टोर है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है। अब इस ऑक्सीटोसिन यहाँ पे जो स्टोर है, ये रिलीज कब होगा? व्हेन इट विल रिलीज ये कब कब होता है? फर्स्ट, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बेबी को। जब मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है और बच्चे की फीडिंग का टाइम हुआ है, फीड करना है बेबी को, ये बेबी है और इसकी फीडिंग है। जब बच्चा सकलिंग करेगा, फीड लेगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे निपल के करीब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स, क्योंकि वो किसको सेंस कर रहे हैं? टच को सेंस कर रहे हैं, बेबी के टच को सेंस कर रहे हैं, या मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। एंड ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर्स यहाँ पे जब बेबी सकलिंग करेगा, ये रिसेप्टर्स यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे और इनसे स्टिमुलस जाएगा स्ट्रेट ऊपर। किसके पास जाएगा? टू द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को जब ये स्टिमुलस मिलेगा तो ये किसको स्टिमुलेट करवाएगा? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, कि भाईजान अगर आप बुरा ना माने तो काइंडली आप रिलीज कर दे किस चीज़ को? ऑक्सीटोसिन को। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों ये जो बेबी सकलिंग करने लगा था उस टाइम पे सकलिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज क्यों होगा? द रीजन इज सो ऑब्वियस। यहाँ पे जब ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा तो वो किस में एंटर करेगा? ब्लड वेसल में एंटर करेगा। और अब इसको हम स्टार शेप में बना लेते हैं। स्टार शेप में ये ऑक्सीटोसिन हमारा रिलीज हो गया है, ये ऑल द वे ब्लड वेसल में ट्रेवल करके आ जाएगा टुवर्ड द ब्रेस्ट टिश्यू, टुवर्ड द मेमोरी ग्लैंड। और यहाँ पे अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर में मैंने ड्रा किए हुए हैं, इनको हम कहते हैं अल्वेओलाई। क्या कहते हैं? और इन अल्वेओलाई में क्या बनता है? इन अल्वेओलाई में बनता है मिल्क स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? मिल्क स्टोर होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस, ये अल्वेओलाई है। इन अल्वेओलाई में मिल्क क्या है? स्टोर्ड है। और इस मिल्क को बनाने के लिए एक हार्मोन आया था इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है। लेकिन अब बेबी जब फीड लेने के लिए उसकी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे इन अल्वेओलाई के बाहर ये रेड कलर में सेल्स नजर आ रहे हैं। इन सेल्स को, ये जो रेड कलर में मैंने ड्रा किए हुए हैं, बाहर भी मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स। अब नाम पे फोकस कर लो, मायो। मायो का मतलब क्या होगा? मसल लाइक। और मसल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट। तो अब हमने इन सेल्स को क्या करना है? कंट्रैक्ट। इधर देख लो आजम, अगर मैं इन मसल्स को कंट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये किसको कंट्रैक्ट करवाएंगे? स्क्वीज करवाएंगे अल्वेओलाई को। और जब ये अल्वेओलाई को स्क्वीज करवाएंगे तो मिल्क आगे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? और इस मायो एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? कंट्रैक्ट कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि दिस सेल्स कंटेन द रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करके इन सेल्स को क्या करवाएगा? कंट्रैक्ट करवाएगा। और ये अल्वेओलाई को स्क्वीज करेंगे और स्क्वीज करने के बाद शायद मिल्क क्या करेगा? मिल्क विल फ्लो फॉरवर्ड, मिल्क फॉरवर्ड फ्लो करेगा और बेबी को मिल रहा है। इधर क्लियर? तो ये जो जब बेबी ने निपल को सकलिंग शुरू कर दी और स्टिमुलस ऊपर चला गया, इसको हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क लेट डाउन कर दो, तो इस रिफ्लेक्स का नाम है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क
लेट डाउन रिफ्लेक्स, या इसको हम कहते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स, एंड दिस इज द मेजर स्टिमुलस, द मेजर स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा अगर अभी तक फीडिंग शुरू नहीं हुई है, फीडिंग बच्चे को कब मिलेगी? जब बच्चा भूखा होगा, और भूखा बच्चा बोलता तो नहीं है, वो रोता है। तो इवन की फीडिंग से पहले भी, या फिर जब बच्चे को भूख लगे और बच्चा रोना शुरू कर दे, कि रोने का मतलब क्या होता है, वो आपको क्या बता रहा होता है मदर को, आई एम हंग्री फीड मी। या फिर बच्चा जब रोएगा, क्राई, क्राई ऑफ द बेबी जो है, ये क्राई भी जब मदर के कानों पे ये क्राई की आवाज पड़ती है, ईयर्स, तो ये भी स्टिमुलेट करते हैं किसके रिलीज को, द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड आल्सो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। याद है, कल मैं पढ़ा चुका हूँ, क्राई ऑफ द बेबी, जब बच्चा रोएगा, एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि बच्चे के वॉइस के साथ मदर की इमोशनल बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग भी यही हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन बनाता है बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी। तो उसके बाद और क्या फंक्शंस है ऑक्सीटोसिन के? ब्रेस्ट पे तो इसका मूड अफेक्शन आपको समझ में आ गया। ब्रेस्ट पे ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ब्रेस्ट पे प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, वो आपके सामने है। नाउ अनदर थिंग, ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम भी काम करता है। नाउ दिस इज यूट्रस, और इस यूट्रस में मौजूद है बेबी, यहाँ पे प्लेसेंटा बना हुआ है, हियर इज द प्लेसेंटा, एंड दिस प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड है बेबी। बेबी का सर नीचे की तरफ होता है, ट्रंक ऊपर की तरफ होता है, हियर इज द बेबी, और ये हंस रहा है क्योंकि अभी ये पैदा होने वाले हैं, एंड हियर इज द, पागल है, दिस इज द प्लेसेंटा। ठीक हो गया। और ये बेबी मौजूद कहाँ पे होता है? एमनियोटिक कैविटी में। बेबी इज प्रेजेंट इन द एमनियोटिक कैविटी, एक कैविटी के अंदर ये प्रॉपर मौजूद होता है। इधर क्लियर? अब डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, लेबर शुरू होने वाला होता है, 9 महीने पूरे हो गए हैं, 34 हफ्ते पूरे हो गए हैं। अब एंडोमेट्रियम की 3 लेयर पे फोकस कर लो। सबसे इनर लेयर ब्लैक कलर वाला, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाला ब्लू ग्रीन में, इस लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। और बीच वाला जो रेड कलर में है, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, क्योंकि ये मसल से बना होता है। किससे? मसल से। अब अगर हमने इस बच्चे को डिलीवर करवाना है, तो डिलीवर करवाने के लिए यूट्रस क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। और कंट्रैक्ट कौन सा लेयर करेगा? एंडो, मायो या पेरी? मायोमेट्रियम क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। अब मायोमेट्रियम को कंट्रैक्ट करवाने के लिए, मायोमेट्रियम को कंट्रैक्ट करवाने के लिए भी किसने आना है? लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की रिलीज को कौन स्टिमुलेट करेगा? ये मत कहना कि सकलिंग, ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीटोसिन की रिलीज को स्टिमुलेट करवाएगा डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। कौन? क्योंकि ये ना जब लेबर होता है, लेबर मीन्स जब बच्चे के पैदाइश का अमल शुरू हो जाता है, तो लेबर के बेसिकली, वैसे मैं गायनी में तफसील से पढ़ाऊंगा, लेबर की जब हम बात करते हैं, लेबर के 3 स्टेजेस है। कितने? 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 में ये कौन सा एरिया है? सर्विक्स है। नाउ डाटोसोबियम। स्टेज 1 ऑफ लेबर कम किसे कहते हैं? जब फीमेल का सर्विक्स क्या हो जाए? डायलेट होना शुरू हो जाए। ये रास्ता क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि इस रास्ते से किसने नीचे आना है? बेबी ने नीचे आना है। तो स्टेज 1 ऑफ लेबर में क्या शुरू हो जाता है? डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। अब जब सर्विक्स डायलेट करता है, इस डायलेटेशन की वजह से भी ऊपर किसको स्टिमुलस मिलता है? हाइपोथैलेमस को। और ये किसको रिलीज करवाता है? क्यों पता है? क्योंकि स्टेज 1 में सर्विक्स डायलेट कर गया। स्टेज 2 में क्या होने वाला है? स्टेज 2 में यूट्रस विल स्टार्ट टू कंट्रैक्ट एंड विल एक्सपेल द बेबी। बेबी को बाहर निकालेगी ये। और फिर स्टेज 3 होता है। स्टेज 3 में क्या होता है? प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है? प्लेसेंटा। 3 स्टेजेस होते हैं। पहले सर्विक्स क्या करेगा? डायलेट, स्टेज 1। फिर बेबी निकल आएगा, स्टेज 2। और फिर प्लेसेंटा निकल आएगा, स्टेज 3। अब जब स्टेज 1 में सर्विक्स क्या हो रहा होता है? डायलेट। तो जब सर्विक्स डायलेट हो रहा होता है, आजम इसी डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स को पे फोकस कर लो। ये भी ऊपर जाके यहाँ से भी स्टिमुल हो जाता है किसकी तरफ? हाइपो। और ये भी क्या रिलीज करवाएंगे? ऑक्सी। और जब ऑक्सीटोसिन यहाँ पे रिलीज होगा, तो ये आके बाइंड कर जाएगा ऑन द मसल्स ऑफ द मायो। पता क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम की मसल्स पे भी किसके रिसेप्टर्स हैं? और ये GQ रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स?
एंड डू यू रिमेंबर GQ इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम, यस और नो? अगर ये GQ रिसेप्टर्स है तो इस मसल के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा? और यहाँ पे भी रिसेप्टर्स कौन से वाले होते हैं? तो यहाँ पे भी इन सेल्स के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा? एंड डू यू रिमेंबर कैल्शियम कॉजेस कंट्रैक्शन, वेरी गुड। तो कैल्शियम विल कॉज, अब इनको कंट्रैक्ट करेंगे तो मिल्क स्क्वीज आउट करेगा, यहाँ पे कंट्रैक्ट करेंगे तो यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा, यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा तो बेबी नीचे पुश होगा। am I clear? आसान है कि नहीं है? तो it is having two function number one, milk ejection from the breast tissue, and function number two, uterine contraction। एक और भी इसका फंक्शन है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब फीमेल ऑर्गेज्म में होती है, पीक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम पे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जब इंटरकोर्स हो रहा होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे जाहिर बात है, अब दिस इज द यूट्रस, हियर इज द सर्विक्स, हियर इज द वेजाइनल कैनाल, एंड देन हियर विल बी द वेजाइना। अब यहाँ पे जब इंटरकोर्स हो रहा होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे मेल क्या डिपॉजिट करता है? स्पर्म। यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएंगे? स्पर्म। अब जब ये स्पर्म डिपॉजिट हो रहे हैं, 5 करोड़ स्पर्म हम डिपॉजिट करते हैं, तो ये स्पर्म किधर जाएंगे? दिस स्पर्म विल रीच टू द यूट्रस, और आपको मालूम होगा कि स्पर्म शुड रीच टू द फॉलोपियन ट्यूब टू मीट विद द ओवम। और यूट्रस से स्पर्म को आगे पहुंचाने के लिए यूट्रस को क्या होना पड़ेगा? कंट्रैक्ट। तो उस टाइम पे भी कौन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्रस को क्या करें? कंट्रैक्ट करें, और कंट्रैक्ट करके स्पर्म की मूवमेंट को क्या करें? फैसिलिटेट करें, ताकि वो किधर पहुंच जाए? ओवम तक पहुंच जाए और ज़ायगोट बन जाए, फिर ज़ायगोट से इंसान बन जाए। इधर क्लियर टू यू गाइस? आसान है ये चीज़ें, बट दैट इज नॉट द मेजर फंक्शन। वो मेजर फंक्शन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन क्या और फंक्शन है, इसको हम कहते हैं हार्मोन ऑफ अफेक्शन, हार्मोन ऑफ लव, या हार्मोन ऑफ बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग। इसका ये भी एक फंक्शन है। और उसके पीछे सिंपल सा मतलब ये है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा पैदा होने के बाद अब ये देख लो, इस बच्चे के पेरेंट्स 2 हैं, मदर है, फादर है, तो अब उन दोनों के दरमियान, हस्बैंड वाइफ जो है, उन दोनों के दरमियान एक कनेक्टिविटी का जरिया क्या है? ये बच्चा है। दोनों के माइंड में क्या आ जाता है कि अब इस बच्चे की हमने क्या करनी है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। बाप इसकी एजुकेशन का सोच रहा होता है, माँ उसकी फीडिंग की सोच रही होती है। तो जब ये दोनों सोच रहे होते हैं, दोनों की सोर्स ऑफ कनेक्शन एक है, तो दोनों के दरमियान आपस में भी एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? अफेक्शन। शादी से पहले अक्सर होता है ना कि बच्चा पैदा होने से पहले थोड़े से नाचाकी होती है, बाद में थोड़े से वो ठीक हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? टाइम के साथ हो जाता है। तो उसकी में पीछे रोल कौन प्ले करता है? ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा मदर और बेबी में भी बॉन्डिंग बनाना जो है वो कौन रोल प्ले करता है? ऑक्सीटोसिन। और ये भी एक बिहेवियर साइंस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे, कि जब बच्चे को भूख लगती है, बच्चा भूखा होता है, और उसी टाइम पे जैसे वो रोता है, क्राई करता है, और मदर उसकी वो करे, टाइम पे उसको फीड करे, तो ये जो बच्चा होगा, जब ये टाइमली फीड हो रहा है, टाइमली ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, टाइमली बच्चे की फीडिंग हो रही है, तो इस बच्चे में ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ये लोगों पे ट्रस्ट करता है, ये कॉन्फिडेंट होता है, ये क्या होता है? ट्रस्टफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बचपन में फीडिंग अच्छी हुई होती है। इसको पता होता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई मेरी चीज़ें पूरी कर लेगा। लेकिन वो बच्चे जिनकी मदर अक्सर बिजी रहती है, बच्चा रो रहा होता है और वो कहते हैं कि अभी फीड नहीं करवाऊंगी, बाद में करवाऊंगी, तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। ये बिहेवियर साइंस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये बच्चे बड़ों लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको ये होता है कि बचपन में भी जब इनको भूख लगी होती है, किसी ने इनको फीड नहीं किया होता, तो बड़े होकर ये कहते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कोई काम करें और फिर हमें धोखा मिल जाए, तो फिर वो ट्रस्ट वगैरह का लेवल भी थोड़ा सा इनमें कम होता है। एनीवे, वो पर्सनैलिटी में समझाऊंगा, उसकी अभी बातें नहीं करेंगे। तो एज अ होल अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, क्या क्या फंक्शन है? इजेक्शन ऑफ द मिल्क, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी, and contraction of the uterus during orgasm to facilitate sperm transport, and also it is responsible for bonding between the couples. इसके अलावा हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन को उसमें भी इस्तेमाल करते हैं थेराप्यूटिकली, दवाई के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? आप लोग नाम सुन लोगे, सेंटो के नाम से आते हैं। सेंटो इंजेक्शन, सेंटो इज बेसिकली ऑक्सीटोसिन। फीमेल आई वे आप गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे, आप में से कोई ना कोई बन जाएगी, और एक फीमेल आपके पास आई वे डिलीवरी उसकी होने वाली थी, डिलीवरी हो रही है, उसका आप देख रही हो कि सर्विक्स डायलेट हो चुका है,
सर्विक्स डायलेट हो चुका है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यूट्रस क्या नहीं कर रहा, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, मे बी यूट्रस एग्जॉस्ट हो चुका है। आप मदर को कह रही हो पुश करो, बेबी को पुश करो, लेकिन शी इज अनएबल टू पुश प्रॉपर्ली, तो फिर आप उसको इंजेक्शन में क्या लगाओगे, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब आप लगाओगे तो आपका यहाँ पे एम क्या होता है, टू कॉज द एक्सप्रेशन ऑफ द बेबी। तो किस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, किस स्टेज में लगाऊंगा। और ये आपके पार्ट 2 का एमसीक्यू है, ऑक्सीटोसिन इज गिवन इन विच स्टेज ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन इज गिवन इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। बात में आ रही है। और एक और इसकी थेरेप्यूटिक यूज है, समटाइम समटाइम ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद। जब बच्चा होता है तो यूट्रस साइज में क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो फिर यूट्रस को साइज में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बाज़ औक़ात यूट्रस टोनलेस होता है, टोन कम होता है यूट्रस में, और बच्चा डिलीवर होने के बावजूद भी यूट्रस थोड़ा सा लूज रहता है। और जब ये यूट्रस लूज रहता है, मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक्स गायनी के टॉपिक्स है बेसिकली, तो देयर इज हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये फीमेल क्या शुरू कर लेती है, बच्चा डिलीवर होने के बाद फीमेल ब्लीडिंग शुरू कर लेती है। इस ब्लीडिंग को हम कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमोरेज, PPH, ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर द या विद इन फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी। तो इसको हम क्या कहते हैं, PPH। पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में, PPH इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ पाकिस्तान में, खवातीन मर जाती है हमारी। तो PPH जो है उसमें यूट्रस टोनलेस होता है, सॉफ्ट फ्लॉपी सा यूट्रस होता है, कंट्रैक्ट नहीं करता। तो उस PPH को भी रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ऑक्सीटोसिन लगाएंगे तो कंट्रैक्ट द यूट्रस। अब मैं क्लियर, अब ये सारे बातें थ्योरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। एंडो मजे की है ना, या बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, नाउ ऑक्सीटोसिन की फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिर उसमें मिल्क इजेक्शन, यूट्राइन कंट्रैक्शन, फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्ट, लव हार्मोन, सोशल बॉन्डिंग वाला हार्मोन है, फैक्टर स्टिमुलेटिंग द रिलीज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, suckling, cry of the baby, dilatation of the cervix और suckling is the major stimulus। therapeutic uses क्या है, इलाज में इस्तेमाल करना, given in the second stage of labor, बात समझ में आ रही है, and also in the postpartum hemorrhage। इधर क्लियर, आसान है, ठीक है जी, छोड़ो leave that। हाँ होने, ओके सुन लो। अबॉर्शन, अब अजीम ने एक और टॉपिक छोड़ दिया, यू नो प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आप लोगों के ख्याल में, सुन लो, आप लोगों के ख्याल में प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे यूट्रस में होता है तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करना चाहिए या कंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, कंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस को कंट्रैक्ट करना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या होती है पता है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, उसने बड़ा मज़ेदार मैकेनिज्म बनाया हुआ है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर्स डाउन होते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वो अप रेगुलेट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसकी रिसेप्टर्स ज़्यादा हो और ऑक्सीटोसिन काम ज़्यादा करे इस पर, तो फिर तो एबॉर्शन हो जाएगा ना, टाइम से पहले बच्चा पैदा हो रहा है, यस और नो। लेकिन हाँ, मेडिकली अगर हम किसी फीमेल को एबॉर्शन करवाना चाह रहे हैं तो उन फीमेल्स को हम ऑक्सीटोसिन लगा देंगे। अब आपको मालूम है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर मैं उसको लगा दूं ऑक्सीटोसिन तो वो क्या करेगा, अब ये बच्चा इतना मैच्योर नहीं था और मैच्योरिटी से पहले हमने बच्चे को क्या करवा दिया, एक्सपेल करवा दिया, तो ये एबॉर्शन में आएगा कि नहीं आएगा। इधर क्लियर, ओके जी, छुट्टी।